हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट वेक्टर का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन था कि ये वेक्टर फोर्सेस दे रखे हैं, है ना, इन सब का हमें रिजल्टेंट बताना है। तो पहली बात तो है कि यहाँ मोर देन टू फोर्सेस हैं, तो मोर देन टू वेक्टर के केस में रिजल्टेंट कैसे निकालना है, उसके लिए क्या करूँ, सबको एक्स और वाई डायरेक्शन मीन्स टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट लेने पड़ेंगे। ये तो एक्स एक्सिस में ही है, इसका जरूरत नहीं है लेने की। ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस में ही है। इसके लो, इसका कंपोनेंट यहाँ कितना आएगा आपका, tan√2 cos 45। यहाँ पर आएगा tan√2 sin 45। ठीक है, उसके बाद इसके कंपोनेंट कैसे आएंगे, इसके आएंगे आपके इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ना। तो यहाँ से एंगल मेजर किया तो यहाँ cos, तो 2 cos 30 और यहाँ आएगा 2 sin 30। तो इसके बाद कंपोनेंट आने के बाद डायग्राम क्या बन रहा है, देखो यहाँ है आपका 10, ये sin 45√2 कैंसिल हो जाएगा, 10 ऑलरेडी था 3। ठीक है, इस डायरेक्शन में था आपका 2 और इस डायरेक्शन में 2 sin 31 आ जाएगा। ठीक है, एक्स में सारे बना लिए। वाई में देखो, ये आपका 10 न्यूटन ये वाला, cos 45 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अपर डायरेक्शन में 2 cos 30 दैट इज √3 ओनली। ठीक है, बस सारे हो गए, देख लो एक बार। नाउ फाइंड रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो बोले समेशन ऑफ एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 10 + 3 13 -3 कितना हो गया, 13 - 3 कितना हो गया, 10 इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा होगा। और ये दोनों तो इसी डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे, तो 10 + √3। ठीक है, अब देखिए दो परपेंडिकुलर आ गए, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ आई, तो 90 पे इनका रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा सिग्मा एफ एक्स जो आया है वो आया है आपका 10 + 3 -1 -2 एंड सिग्मा एफ आई जो आया है वो आया है 10 + √3। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा आपका √(सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, √100 + 10 + √3 स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लो उसको, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, √100 + 100 + 3 + 200√3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 200 + 3 203 + 200√3। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ में आ गया, ऐसे रहेगा, है ना। ठीक है, ये वैल्यू मत देखो, ये तो वहाँ पर अच्छी वैल्यू भी आ जाएगी उसकी टाइम। कॉन्सेप्ट देखो क्या है। ठीक है, क्या करना है, मोर देन टू के केस में कैसे रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, क्या करना है, फिर दो से ज़्यादा कितने भी वेक्टर्स हों, 10 भी हों, तो भी क्या करना है, सबके एक्स और वाई कंपोनेंट बना ले, मतलब सबको हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना लेंगे एक्स और वाई में, या वाई और जेड जो भी वहाँ पर जहाँ पर भी दे रखे होंगे फोर्स। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, सबका सबका एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट, लाइक यहाँ एक्स में रिजल्टेंट निकाल लिया, वाई में रिजल्टेंट निकाल लिया, और फिर दोनों का 90 पे निकाल लिया। ठीक है, ऐसा करना है आपको। क्लियर। अब यहाँ देखो एंगल बिटवीन, तो भैया वेक्टर दे रखे हैं दोनों, सबसे इंपॉर्टेंट दोनों वेक्टर दे रखे हैं, दोनों वेक्टर दे रखे हैं, तो a + b डायरेक्ट ही हो जाएगा। a + b डायरेक्ट कितना हो गया, a वेक्टर + b वेक्टर डायरेक्टली कितना हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया। वेक्टर सही लिखे ना मैंने, -2 हाँ ठीक है, ये तो 0 हो गया। a + b में j + j कितना हो गया आपका, 2j कैप एंड k + k -2k कैप हो गया। ठीक है, सॉरी +2k कैप, a + b हो गया। और a - b कितना हो गया, a - b करेंगे तो 4i कैप एंड -4k कैप, ये हो गया। अब इनका क्या बताना है, एंगल, तो लेट एंगल इज थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इनका डॉट, मतलब a वेक्टर + b वेक्टर डॉट a वेक्टर - b वेक्टर डिवाइडेड बाय mod ऑफ a वेक्टर + b वेक्टर इंटू mod ऑफ a वेक्टर - b वेक्टर। ठीक है, लगा दो कॉस इनवर्स a + b इनका डॉट करो, तो
जे और यहाँ पर 0 हो जाएगा, केवल ये आएगा आपका कितना -8 डॉट इनका कितना आएगा, केवल के का हो पाएगा, बाकी का 0 हो जाएगा। -8 और मॉड की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका √8 प्लस √32, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई में 32। ओके, ये हो गया आपका cos इनवर्स -8/2√2 इंटू 4√2, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये √4 ये कैंसिल, कितना हो गया आपका cos इनवर्स -1/√2 दैट इज कितना होता है ये 120 डिग्री एंगल आ गया। अच्छा एंगल आ गया है तो, है ना, 120 डिग्री। ठीक है, हो गया है। कैसे किया, बड़ा सिंपल है, आ गया होगा आई थिंक समझ में। कुछ नहीं, हमने जिन वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना था वो वेक्टर्स पहले निकाल लिए। वो वेक्टर निकालना बड़ा सिंपल था, क्योंकि क्यों सिंपल था, बिकॉज हमें ए और बी दोनों वेक्टर ही दे रखे थे और हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में एंगल बताना था, तो डायरेक्ट आ जाएंगे वेक्टर। सो देन वी यूज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। अब थर्ड क्या था, देखो हमें ए दे रखा है कोऑर्डिनेट 2 1 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5 2, एफ वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब हमें बताना है व्हाट इज ए बी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो पहले तो ए बी वेक्टर देखो भाई, ए बी वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर तो डायरेक्ट दे रखा है ना अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 3 1। हाँ, ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर पहले ही बताया है क्या, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल का पोजीशन वेक्टर ओरिएंट के रिस्पेक्ट में माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ओरिएंट के रिस्पेक्ट में, पता है ना, अपन कर चुके ये। तो कितना बनेगा ये 3 - 2 i कैप प्लस 5 - 1 j कैप प्लस 2 - 5 k कैप। कितना हो जाएगा ये i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ये हो गया आपका भाई क्या, ए बी वेक्टर। नाउ ए बी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर पूछ रहा है, वो कर दो। ए बी वेक्टर मतलब i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। कितना हो जाएगा, i क्रॉस i तो 0 हो गया, i क्रॉस j क्या होता है k, तो प्लस 3k कैप, फिर i क्रॉस k क्या होता है ij jk ki, तो k क्रॉस i होता है, लेकिन k क्रॉस i क्या होता है आपका j, लेकिन यहाँ i क्रॉस k है तो माइनस j कैप। फिर j क्रॉस i माइनस k होगा तो -16, j क्रॉस i माइनस k तो -16 k कैप, j क्रॉस j 0, j क्रॉस k कितना i तो प्लस 4i। ठीक है, फिर k क्रॉस i क्या होता है i j j k k i j होता है, लेकिन ये माइनस है तो -12j। फिर k क्रॉस j क्या होता है, j क्रॉस k होता है i क्रॉस j क्रॉस k, लेकिन यहाँ k क्रॉस j तो -i बनेगा, लेकिन ये माइनस है तो प्लस i बन जाएगा, तो +9i कैप। दोबारा देख लो एक बार, क्रॉस i का i में किया 0 होता है, i क्रॉस i 0 पड़ा होगा, i क्रॉस j k होता है पॉजिटिव, i क्रॉस k जो है वो माइनस j होता है, i क्रॉस k माइनस j होता है। ठीक है, फिर j क्रॉस i ये भी माइनस के होगा, क्योंकि i क्रॉस j होता है प्लस के। ठीक है, तो j क्रॉस i क्या होगा माइनस के, तो 4 4 माइनस आ गया। ठीक है, j क्रॉस j 0, j क्रॉस k क्या होता है i तो प्लस 4i आ गया। ठीक है, फिर आपका इसका और करना है, k क्रॉस i क्या होता है आपका j, लेकिन ये माइनस है तो माइनस j हो जाएगा, -3 4 -12j। ठीक है, फिर k क्रॉस j क्या होता है i, लेकिन फिर ये नहीं, j क्रॉस k होता है प्लस i, तो k क्रॉस j क्या होगा -i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड k क्रॉस k तो 0 हो गई। काउंट कर दो कितना हो गया, आंसर आ गया है और क्या।
आई गिन लो कितने हो रहे हैं, 4i 9i 13i, ठीक है, माइनस जे माइनस 12j माइनस 16j और 6 और माइनस 13k कैप इज योर आंसर। देख लो एक बार और, ठीक है, 3 एंड माइनस 16 माइनस 13k कैप, जे कैप कितना आ रहा है, माइनस, कहाँ गया, 34i प्लस 9i, ठीक है, माइनस 12j और माइनस जे है यार, ये क्या हुआ है, माइनस 12j माइनस माइनस 13j आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये माइनस जे और माइनस 12j माइनस 13j आएगा, ठीक है। फिर आई भी आपने काउंट कर लिए, 2 आई हैं, ठीक है, 2 जे हैं और 2 के हैं, सब देख लो, ठीक है, आ गया, ये हो गया आपका थर्ड का, ठीक है। अब देखें फोर्थ क्वेश्चन का, ये समझ में आ गया सबको अच्छे से, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है और उसमें हमने ए बी वेक्टर निकाला है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स विच इज वेरी सिंपल, है ना। अभी हम लास्ट उसमें भी देखे थे कुछ क्वेश्चन हमने इस पे। अब देखो जल्दी, फोर्थ क्वेश्चन, पी बी वेक्टर बताना है, ठीक है, पी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, ये एक्स ये वाई, ठीक है, ए की डायरेक्शन दे रखी है हमें एक्स एक्सेस, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है पी बी वेक्टर, ठीक है, पी एंड बी, इट हैज मैग्नीट्यूड 10। अब हमें डायरेक्शन दे रखी है, इसकी कैसे दे रखी है देखो जरा, कि ये अगर ये लाइन ये ओपी के परपेंडिकुलर है वेक्टर, और ओपी का अगर एंगल एक्स एक्सेस से 30 है तो इस पीबी का वाई एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा, सेम एंगल 30। समझ में आ गया, ये हमें दिख रहा है। नाउ यू कैन टेक कंपोनेंट्स वेरी इजीली, जस्ट रिप्लेस टू दिस पीबी वेक्टर बाय इट्स टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 10 cos 30, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 sin 30। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए अगर कंपोनेंट आपको पता है तो बेस्ट है कि आप कंपोनेंट लो और बस आई कैप जे कैप लिख दो। तो आ गया, ये कितना है आपका 5, ठीक है, और ये कितना है आपका 5√3। तो वेक्टर क्या बन गया, पी बी वेक्टर इक्वल्स टू इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट वेक्टर सम। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो माइनस 5i कैप, और वो पॉजिटिव में है तो 5√3 जे कैप। वेरी सिंपल आंसर देखो आप, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला तो भाई बहुत ही डिफिकल्ट है, समझ रहे हो, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, ये फोर्थ हो गया, समझ में आया कि नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है बहुत। वेक्टर के कंपोनेंट लेना आता है तो बस वेक्टर फॉर्म, आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है, तो बस जस्ट टेक कंपोनेंट्स एंड राइट डाउन वेक्टर फॉर्म, क्या है उसमें दूसरी मेथड जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 3 and 4 हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज, डॉट प्रोडक्ट होता क्या भाई, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो ए बी कॉस थीटा जो है वो 0 है, थीटा इक्वल टू 90। वैसे भी पता है, अब तो याद रखा होगा आपने कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, तो 0 है, तो थीटा मतलब एंगल 90 है। फिर उसने पूछा क्या क्या है, देयर रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू √90 पे क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² इक्वल टू 5 आ गया, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस, डिफरेंस का भी क्या होगा, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा होता है डिफरेंस का, है ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा करूँ तो थीटा 90, तो यहाँ पे भी यही बनेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 5। और फिर क्या पूछा है, मॉड ऑफ देयर व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा, 3 इंटू 4 इंटू साइन 91 कितना आ गया 12। ये लो आंसर, ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक लगना उसमें, ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देख लेते हैं। थोड़ा सा लॉजिक इसमें ये लगना है कि वो बोल रहा है कि ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों का सम 0 है, और उसने बोला है कि 2 are of equal magnitude and magnitude of third is √2 times of either of the two। √2 times, ध्यान देना, इक्वल वाले वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट √2 टाइम्स आता है, कब? जब एंगल 90 हो। समझ में आ गया? तो अपन ये मान लेते हैं, देखिए इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट का ही क्या मतलब है, यहीं से बोल सकते हो आप कि जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हो। मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, हैज इक्वल मैग्नीट्यूड that of C and opposite direction that of C। ठीक है, माइनस यहाँ क्या चुका था, अपोजिट डायरेक्शन। तो उसने बोला है कि 3 का रिजल्टेंट 0 है, तो मतलब ये C अपन मान लेते हैं कि A और B उनमें से 2 इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं, तो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड वाले ले लेते हैं अपन। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इन दोनों का रूट, मतलब उसने क्या बोला है, थर्ड इज √2 टाइम्स ऑफ ईदर ऑफ द टू। एक्चुअली क्या है कि इन दोनों का जो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के √2 टाइम्स है, मतलब इसका अपन ने ए ले लिया, इसका भी ए ले लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड √2a है। तो एक्चुअली इन दोनों का रिजल्टेंट भी √2 है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट और ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तभी तो रिजल्टेंट 0 हो रहा है। समझ में आ गया ना, और डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, अब हमें पता है कि ए और बी का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, मतलब ए और बी का रिजल्टेंट मिलकर मैग्नीट्यूड भी कितना है, √2a है। ठीक है, अब ए और ए का √2a कब आता है, जब परपेंडिकुलर हो। तो ये बना लिया हमने, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये 90। ठीक है, समझ में आ गया। इनके रिजल्टेंट के अपोजिट होगा क्या, ये सी वेक्टर, और इक्वल मैग्नीट्यूड। तो भाई देखो एक मिनट, यहाँ पर बात करें, ए और बी का रिजल्टेंट तो ठीक बीच में निकलता, आपको पता होगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है 45 पर। तो इसके जस्ट अपोजिट निकाल दो आप, ये हो गया आपका सी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट टू ए। ये समझ में आ गया ना सबको अच्छे से? बस अब देख लो एंगल, भाई एंगल रीड करते टाइम दूर जाना चाहिए वेक्टर। तो इन दोनों में कितना एंगल है, 90। इन दोनों में कितना है, 135। इन दोनों में भी कितना है, 135। तो आंसर क्या आएगा, 90, 135, 135। ठीक है, डी ऑप्शन इसका रहेगा। अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, देख लो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको तभी समझ में आएगा ये अच्छे से क्वेश्चन, ये वाला, जब आपको पता हो कि ए और ए का, आपको तुरंत क्लिक हो जाए कि भाई ए और ए का, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड वालों का √2 टाइम्स कब होता है, जब एंगल कितना हो, 90। तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो अननेसेसरी और कैलकुलेशन करनी पड़े, लेंदी हो जाएगा, जबकि इतना खास नहीं है क्वेश्चन, है ना, इसलिए। समझ गए? अब क्या बोल रहा है भाई, वो देखो, resultant of P when Q is R, if Q is doubled, new resultant vector is perpendicular to P vector, then R is equal to, ठीक है, R बताना है क्या होगा। Q का अगर हमने मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, P और Q दो वेक्टर का रिजल्टेंट R है, ठीक है, और Q को अगर हमने डबल कर देते हैं तो नया रिजल्टेंट वेक्टर जो बनता है वो परपेंडिकुलर टू P वेक्टर बनता है। तो आर क्यू के टर्म्स में कितना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं।
ये वाला समझ में आ गया। ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन के अपोजिट सी वेक्टर होगा तभी 0 होगा। रूल क्या है सुन लो कि इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 देन ईच वन इज बैलेंस्ड बाय रिजल्टेंट ऑफ अदर 2। रूल सुन लो क्या है, व्हेन रिजल्टेंट ऑफ 3 इज 0 देन ईच वन इज बैलेंस्ड बाय रिजल्टेंट ऑफ अदर 2। बैलेंस मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, this can be generalized if resultant of 5 is 0 then each one is balanced by resultant of other 4। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है अगला। अगले की बात करें तो 7th जो है वो P, यहाँ पर देखिए हमें पता है कि वो बोल रहा है कि Q का डबल कर दिया तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P, तो लेट दिस इज P और ये रिजल्टेंट यहाँ आ गया है, रिजल्टेंट यहाँ हो गया R वेक्टर परपेंडिकुलर P, तो Q यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और ये 2Q कर दिया अपन ने, क्या कर दिया 2Q वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि डबल कर दिया उसने व्हेन Q इज डबल्ड। तो आर बताना है भाई, आर क्यू के टर्म्स में आर बताना है। तो पहली बात तो ये हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर यहाँ इसके परपेंडिकुलर आर रिजल्टेंट तो इसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट 0 होगा। सो लेट दिस इज थीटा, सो दिस इज 2Q cos थीटा एंड दिस इज 2Q sin थीटा। तो 2Q sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू P। ठीक है, एक तो ये आ गया, तो sin थीटा आ गया आपका P/2Q। उसके बाद क्या आया है, पूछा क्या उसने, R इज इक्वल टू, आर बताना भाई आर कितना आ रहा है, रिजल्टेंट जो है वो डायरेक्ट में केवल 2Q cos थीटा आ रहा है, तो यही क्या है, यही क्या है, ये रिजल्टेंट है आर, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 2Q, ठीक है, एंड R इज इक्वल टू, तो 2Q और cos थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस P स्क्वायर बाय 4Q स्क्वायर, दैट इज 2Q अंडर रूट 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4Q स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा हमने शायद गलत इसको पढ़ लिया है। देखो P और Q का रिजल्टेंट R है ना, तो ये जो है, ये जो रिजल्टेंट है ये इसको कुछ R डैश बोलना पड़ेगा अपने को। ठीक है, दोबारा यहाँ करते हैं अपन, यहाँ देखो P और Q का जो रिजल्टेंट है वो R है। ठीक है, और P और Q के बीच का एंगल जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये थीटा, टोटल एंगल 90 प्लस थीटा मान लेते हैं अपन। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं सुनो, क्वेश्चन बोला है कि Q वेक्टर नहीं, इफ Q इज डबल्ड मतलब ओनली मैग्नीट्यूड डबल कर रहे हो आप, डायरेक्शन Q की चेंज नहीं कर रहे हो, ये Q है। ठीक है, और ये क्या है आपका P है। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। तो ये जब ऐसा है, अभी कुछ जब P और Q ही है तब इनका कुछ रिजल्टेंट होगा वो R वेक्टर, तो R का मैग्नीट्यूड पूछा उसने, तो R बनेगा कितना, R बनेगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ साइन थीटा। ये क्लियर हो गया। फिर उसने बोला कि अगर इसको इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, इसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, ठीक है, तो फिर ये सिचुएशन हो जाती है। तो वो सपोज R डैश है। ठीक है, वो क्या है, सपोज R डैश। तो ऐसे होने के लिए वही R डैश यहाँ आने के लिए अब इन दोनों का रिजल्टेंट बदल जाएगा, क्योंकि आपने इसको डबल कर दिया है तो बदल जाएगा डेफिनेटली, तो उसकी डायरेक्शन भी रिजल्टेंट चेंज हो जाएगी। तो वो अब परपेंडिकुलर रही, पहले परपेंडिकुलर नहीं थी, अब परपेंडिकुलर हो रही है। तो ये रिजल्टेंट भी कुछ R डैश हो गया है। हमें वही वाला बताना है रिजल्टेंट, पहले वाला। लेकिन अब जब ये ऐसा हो रहा है तो इसकी कंडीशन क्या है, वही यहाँ तक तो ये तो करेक्ट है कि साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, समझ रहे हो।
साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, p/2q। अब ये साइन थीटा वहां पर हमें चाहिए, रख दो, कितना हो जाएगा, √p² प्लस q² माइनस 2pq इंटू साइन थीटा क्या, p/2q, 2q से 2q, ठीक है। और ये हो जाएगा √p² प्लस q² माइनस p² से p² कितना आ गया, q। समझ में आया? तो दो अलग अलग कंडीशन दी है उसने, ठीक है, समझ में आ गया। उसने बोला है कि पहले p और q बना लो पहले। अब हमें कैसे पता था कि ये 90 से ज़्यादा एंगल है, क्योंकि उसने बोला है कि भाई बाद में एंगल चेंज नहीं कर रहे हो आप, केवल q का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो। तो रिजल्टेंट यहाँ आ रहा है p के परपेंडिकुलर, तो तभी आ पाएगा जब इसके और इस डायरेक्शन के बीच में एंगल मोर देन 90 हो, तभी तो, क्योंकि रिजल्टेंट तो बीच में आता है ना। समझ में आ गया कैसे आइडिया लगा? ठीक है, तो इसलिए हमने शुरू से ही इसको मोर देन 90 बनाया है, ठीक है। इस कंडीशन में भले रिजल्टेंट परपेंडिकुलर नहीं है p वेक्टर के, लेकिन बाद में इन दोनों की डायरेक्शन को चेंज किए बिना रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है ना p के। अब समझ में आ गया लॉजिक, है ना। तो ये पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ अगर हुई हो किसी से तो आगे देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो सुनना। एट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है वो, कि पी क्यू आर, तीन मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तीन वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं बिल्कुल, पी का भी, क्यू का भी और आर का भी। और सुनो क्या बोल रहा है, साथ में बोल रहा है वो पी, पहले केस में बोल रहा है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। इसका मतलब होता है कि पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है, ठीक है। पी वेक्टर सब ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, ठीक है। तो अब और साथ में P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर है, मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड वही रिजल्टेंट का है। ऐसा तुरंत हमें चमकना चाहिए कि P और Q के बीच का एंगल कितना होगा, 120, क्योंकि तभी ऐसा होता है इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स के बीच में 120 एंगल हो, तभी उनके रिजल्टेंट का भी उतना ही मैग्नीट्यूड आया था, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए हमें। तो वो बोल रहा है एंगल बिटवीन P एंड R इज θ1, एंगल बिटवीन P एंड R। अब P और R के बीच में, मतलब P और Q के बीच का एंगल हमें पता है कितना है, 120 डिग्री, डायरेक्ट पता है। रिजल्टेंट ठीक बीच में निकलेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों भाई इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं यार, ये P Q एंड P इक्वल टू Q। तो ये P और R के बीच का, ये R है, तो P और R के बीच का एंगल कितना हो गया भैया, 60 हो गया, जिसको वो θ1 बोल रहा है, ठीक है। अगला देखो क्या है, अब P प्लस Q प्लस R 0 है, मतलब अब P प्लस Q, अब देखो फिर से वही पिछले क्वेश्चन जैसा, P प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू 0 है, मतलब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू माइनस R वेक्टर, मतलब अब P और Q तो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, एंगल 120 ही रहेगा, समझ रहे हो। लेकिन अब R कहाँ निकलेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ जो निकला था, अब उसके जस्ट अपोजिट R वेक्टर। समझ में आया। तो अब वो बोल रहा है कि अब P और R के बीच में θ2 है, तो अब देख लो जरा यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, इन दोनों के रिजल्ट जस्ट अपोजिट है R वेक्टर, ठीक है। ये एंगल अभी भी कितना है आपका 60, इस लाइन का ये भी कितना है आपका 60, तो ये कितना हो गया आपका 60, देख रहे हो, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 60, और इधर
ये वाला भी कितना हो गया आपका 60। ठीक है, हमें बताना है P और R के बीच में, ये 60 और ये आपका ये कितना था भाई 60 60, ये भी 60, तो ये भी क्या 60। तो अब P और R के बीच का एंगल कितना आ गया, θ2 जो बोल रहा है वो कितना आ गया 120। तो θ2 120 है, θ1 60 है, तो θ2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ θ1 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो भैया, नेक्स्ट क्लियर है। ठीक है, कुछ नहीं, डायग्राम बनाना है बस, आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट कहाँ आता है। इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम बोल रहा है वो, तो आपको पता होना चाहिए 120। अगर 120 नहीं पता तो फालतू कैलकुलेशन करते बैठोगे इसमें, समझ गए। ठीक है, कोई भी समझना है पूछ लेना। ठीक है, तो 9th बोल रहा है वो कि ए वेक्टर जो है वो 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ए एंड बी वेक्टर दे रखेंगे, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा, है ना। तो जब डायगोनल्स के वेक्टर्स दे रखे हों, किसके दे रखे हों डायगोनल्स के, तो एरिया जो रहता है 1/2 ऑफ मॉड ऑफ ये डायगोनल्स वेक्टर। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, और मतलब ये पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा हो तो बताया ना, तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, इसका क्रॉस करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है यार। तो क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, है ना, 5, पहले आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई क्रॉस जे के होता है, बट ये नेगेटिव है तो नेगेटिव -10k। ठीक है, फिर आई क्रॉस के क्या होता है -j, लेकिन ये नेगेटिव तो नहीं, माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, +5j कैप। ठीक है, फिर j का करो, j क्रॉस आई क्या होता है -k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +12k। ठीक है, j क्रॉस j तो 0 होता है, j क्रॉस के क्या होता है i, और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस j क्रॉस के कर रहे हैं ना, तो 4i। ठीक है, k क्रॉस i क्या होता है आपका, k क्रॉस i क्या होता है j प्लस का j, है ना, तो 339j प्लस 9j। k क्रॉस j क्या होता है आपका, j क्रॉस के होता है आपका i, तो k क्रॉस j होगा -i, लेकिन माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस प्लस 6i, और k क्रॉस के तो 0 ही होगा। ठीक है, तो कितना आ गया है देख लो, i गिन लो, 6i 4i 10i, 9j प्लस 5j 14j। ठीक है, 12 के प्लस 2 के, तो भैया ये रख दो ये, और क्या एरिया कितना आ गया 1/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ, ये कितना हो जाएगा 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मॉड 2 कॉमन लेके अपन उड़ा देते हैं, ये उड़ गया, कितना आ गया √25 प्लस 49 प्लस 1, तो √75, ये आंसर हो गया। ठीक है, देख लो एक बार कैलकुलेशन, क्रॉस आता है कि नहीं, क्रॉस में दिक्कत हो तो ही दिक्कत जाएगी, इसमें और कुछ तो है नहीं क्रॉस के अलावा। ठीक है ना, इसमें ये गलत कब होगा जब आप क्रॉस गलत कर दो, समझ रहे हो कि नहीं, और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। ठीक है, साइड्स के अगर वेक्टर दिए हों तो फिर a क्रॉस b ही होता है, समझ रहे हो।
ये डायगोनल्स के हैं तो 1/2 होता है, ध्यान रखना है। 9th भी हो गया। 10th देखो फटाफट। 10th की बात करें, एबीसी ट्राइंगल है। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें ओ एबीसी ट्राइंगल में क्या है, इक्विलेटरल है, बहुत बढ़िया। साइड ए है, ये ए, ये ए, ये ए, एबीसी मान लो, ये बी, ये सी और ओ सेंट्रॉइड है। अब वो बोल क्या रहा है, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या होगा, ये ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। इन तीनों का रिजल्टेंट पूछ रहा है भाई वो, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर, ये ओ है, ठीक है। ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट। तो भाई ये इन दोनों में एंगल कितना है, 120। ये मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही ये है, समझ रहे हो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ठीक बीच में आएगा, और इन दोनों के इक्वल मैग्नीट्यूड के आएगा जितना ये है, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए तीनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। खत्म। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कैसे 0 हो गया एक बार देख लो भाई। उसने किसका पूछा है, तो देखो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। तो कोई भी दो का रिजल्ट, इन दोनों का देखें, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके जस्ट अपोजिट और मैग्नीट्यूड में सेम आ जाएगा, क्योंकि एंगल 120 और ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। a/√3 रहेगा ना यार। अगर साइड ए है तो ये a/√3, इसकी लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, इसकी भी a/√3, इसका भी a/√3। a/√3 का 120 एंगल पे कितना आएगा रिजल्टेंट, a/√3 आएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट हो गए, कैंसिल आउट। तो तीनों का कितना आ गया, 0। सिंपल। अब चेंज इन वेलोसिटी पे जाओ भाई। चेंज इन वेलोसिटी की बात कर लें। पार्टिकल was moving along positive x-axis with 2 meter per second. It turns towards the y-axis without changing magnitude of velocity. What is magnitude of change in velocity of particle? वेलोसिटी भाई पहले इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट भी लिखा होगा आपने कॉपी में, नहीं लिखा हो तो मैंने पैसेज फॉर्म में इसलिए लिख दिया है कि अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसको क्लियर हो जाए। वेक्टर क्वांटिटी की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उनमें में से कोई भी एक चेंज हो जाए, दोनों चेंज हो जाए तो क्वांटिटी चेंज हो जाती है, और फिर हम चेंज वेक्टर से बताते हैं। जैसे यहाँ चेंज इन वेलोसिटी बताना है, इनिशियली इट वाज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, देन इट टर्न्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड इट्स 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्चुअली ऐसा आ रहा था वो 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड देन सडनली इस तरफ टर्न हो गया 2 मीटर पर सेकेंड से ही। लेकिन इस पॉइंट पे एंगल देखना है तो इसको एक्सटेंड करेंगे, और एंगल तो कितना होगा, 90, ठीक है। ये v1 वेक्टर की डायरेक्शन है, ये v2 वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर, है ना। ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा। हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। थीटा 90 है तो इसलिए अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 2√2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। फटाफट आंसर क्या हो गया आपका, क्या हो गया ये, पार्टिकल वॉज मूविंग। हाँ ये गलत लिखा गया है थोड़ा, सॉरी, प्रिंट मतलब थोड़ा लिखने में गलती हो गई है। इसको 5 मीटर पर सेकंड कर लेना सब लोग, है ना। सब लोग उसको 5 मीटर पर सेकंड कर लेना। तो 5 मीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, और ये भी 5 मीटर पर सेकंड। तो आपका ये 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 5√2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, एक्चुअली इट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, मींस प्लस मतलब होता है रिजल्टेंट, सो रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ v2 वेक्टर एंड माइनस v1 वेक्टर। कर दो भाई, v2 वेक्टर कहाँ था, v2 वेक्टर तो ये था, माइनस v1 वेक्टर, तो v1 को जस्ट पलट दो, तो माइनस v1 उस तरफ था, जस्ट पलट दिया तो ये माइनस v1 वेक्टर की डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका, मॉड ऑफ v2 वेक्टर
5 ही है, और मॉड ऑफ -v1 वेक्टर भी कितना रहेगा, 5 रहेगा। नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही रहता है, सीखा होगा है ना। तो 5 और 5 इक्वल है, तो इसलिए रिजल्टेंट इनका बाइसेक्ट करेगा, एंगल बाइसेक्ट करेगा। तो y एक्सिस से 45 डिग्री कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री विथ y एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो दिस इज एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, या चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्ट बोलो ना यार, डेल्टा v2 वेक्टर इक्वल्स, सॉरी डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में रख दो। v2 वेक्टर क्या है, 5 y एक्सिस में, तो 5 j कैप, और ये कितना है आपका v1 वेक्टर x एक्सिस में, तो -5 i कैप। ये हो गया आपका 5 j कैप -5 i कैप, 5 j कैप -5 i कैप। कौन सा हो गया आपका, सी ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, समझ में आ गया। मैक्सिमम चेंज कब आएगा, मैक्सिमम चेंज तब आएगा भाई जब ये चेंज का जो थीटा कॉस थीटा यहाँ पर जब क्या होगा, -1 होगा, तब मैक्सिमम आएगा ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो कब 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 होता है 180, तो 180 चेंज डायरेक्शन में 180 डिग्री, डी ऑप्शन। समझ में आ गया क्यों आएगा। ठीक है ना। मैक्सिमम चेंज कब आएगा, मैग्नीट्यूड मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तब आएगा जब पार्टिकल अपनी वेलोसिटी कितने से चेंज कर ले, 180 डिग्री से, जस्ट अपोजिट। ठीक है, यू टर्न ले लिया है ना। ठीक है, अभी तो 90 से चेंज हुआ है ना, तो मैक्सिमम चेंज नहीं है। उसके बाद देखो, अब 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप, तो यहाँ कहीं बनेगा एक्स वाई प्लेन में। ये वेक्टर है आपका भैया 4i कैप प्लस 3j कैप, समझ रहे हो। इसका एंगल निकालोगे आप θ1 विद द एक्स एक्सिस, कितना निकलेगा, tan इनवर्स 3/4 y/x पड़ा होगा ना। और ये कितना होता है 37 डिग्री, 37 डिग्री आ गया भाई। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है आपका, मान लो इसको आर वेक्टर बोल दो यार, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना है आपका 5, दिख ही रहा होगा, ओरली दिख रहा होगा। अब इसको घुमा दिया 16 डिग्री से, 16 डिग्री से और घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नया एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो, ऐड कर लो भैया। ठीक है, कितना हो जाएगा 53, 53 हो गया। मैग्नीट्यूड वही रहेगा क्योंकि उसने केवल रोटेट किया है। ठीक है, तो न्यू एंगल जो हो गया ये हो गया 53 डिग्री, मैग्नीट्यूड वही 5 है। तो अब वही वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो जस्ट टेक कंपोनेंट्स, यू हैव मैग्नीट्यूड, यू हैव डायरेक्शन, कंपोनेंट ले लो, 5 cos 53 एंड 5 sin 53, दैट इज 5 इंटू साइन 53 कितना होता है 4/5, कैंसिल आउट। ये कितना होता है 3/5, कैंसिल आउट। कितना आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। आंसर कितना आ गया, आप ये 3 आया है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आंसर आ गया। लो ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हो गए सारे क्वेश्चन अच्छे से, है ना। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, पहले देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो वेक्टर में सफिशिएंट प्रैक्टिस है, और एक आध शीट और कर लेंगे अपन। ठीक है, देख लो कि इनमें से अभी, खैर आज जो हमने सॉल्व किया इनमें से अगर किसी में कोई भी डाउट हो तो आप भेज देना, तो अपन अगली बार उसको मेंशन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।